लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जैकोबी मेथड। तो जैसे पिछले हमने पावर मेथड पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये मेथड है जैकोबी मेथड। तो किसमें यूज होगा ये? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब कैसे यूज होगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे बी, सच दैट बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू डी। अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, प्रॉपर्टीज एक इमेज जो दी थी उसमें पढ़ी थी कि बी इनवर्स ए बी की और ए मैट्रिक्स की, इन दोनों की जो है आइगन वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो मीन्स कहने का हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स को इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। मतलब बी इनवर्स से भी एक डी मैट्रिक्स बनेगी जो इनको मल्टीप्लाई करने पे एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, उसकी आइगन वैल्यू और गिवन ए की आइगन वैल्यू वो सेम रहने वाली है। डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? जो उसके डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वही उसकी क्या होने वाली है? आइगन वैल्यू। तो हम जैकोबी मेथड में क्या करेंगे, डायगोनलाइज करेंगे मैट्रिक्स को, अप्लाइंग अ सीरीज ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन b1 b2 br। एग्जांपल में हम समझेंगे। उसमें जो फॉर्मूला यूज्ड हो रहा होगा, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू 2aij डिवाइड बाय aii माइनस ajj। आर्टिकल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सीख लेंगे कि जैकोबी मेथड को कैसे अप्लाई करना है। एक उसके अंदर चीज यूज होगी ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन प्लेन pq। इसको कैसे फॉर्म करेंगे? अब कोई मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स B इज अ ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन प्लेन PQ कब? इफ P aii equals to 1 and aij equals to 0 for all ij except किसको छोड़ के? a pp वो होगा cos थीटा, a क्यू क्यू वो भी होगा cos थीटा, a p क्यू इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा और a क्यू p इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या कहना चाहते हैं हम? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम कह रहे हैं ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन प्लेन 1 3 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 की। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 1 3 प्लेन है तो 1 1 पोजीशन पे cos थीटा, ठीक है। ये 1 PQ की जगह 1 3 आ गया तो 1 1 पोजीशन पे और 3 3 पोजीशन पे, तो 3 3 पोजीशन क्या होगी? यहां पे cos थीटा। PQ यानी 1 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। और QP यानी 3 1 पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन थीटा। उसके बाद क्या कह रहा है? aii यानी डायगोनल पे 1 मिलेगा और बचे हुए जो भी है डायगोनल से दूसरे वहां कौन होगा? 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कि ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन प्लेन 1 4 ऑफ मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 किस ऑर्डर की है? 4 क्रॉस 4 ऑर्डर। तो फिर से वही बात, 1 4 पी क्यू तो 1 1 पोजीशन पे cos थीटा, 1 4 4 4 पोजीशन पे cos थीटा, 1 4 पोजीशन पे माइनस साइन थीटा और 4 1 पोजीशन पे साइन थीटा और हर जगह डायगोनल पे 1 और बचे हुए एलिमेंट्स क्या? 0। आ रही है समझ? बना पाएंगे? अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? एक और चीज जो हम यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी बन जाता है। पढ़ा भी होगा हमने, फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स और सॉरी ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो इनवर्स कैसे निकलेगा इसका? वैसे तो हमें पता है ए इनवर्स के काफी तरीके होते हैं। एक इनवर्स का ये भी तरीका होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। बट यहां से देखो हमारे पास क्या है, a इंटू बी इक्वल्स टू आई, a इंटू बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो a का इनवर्स कौन होता है, b। तो यहां से क्या पता लग रहा है, a का इनवर्स कौन है, a का ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हमें a का ट्रांसपोज होगा या a का इनवर्स कौन होगा, डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज कर देंगे और उसे बोल देंगे वो उसका क्या है, इनवर्स। तो जैकोबी मेथड को समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल, यूजिंग जैकोबी मेथड फाइंड ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स दिस। अभी दिख रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जैकोबी मेथड का हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो क्या तरीका होगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स में लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट देखना होगा। कौन सा एलिमेंट, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल। अब नॉन डायगोनल तो ये है और यहाँ पे ये 3 है, तो इनमें लार्जेस्ट कौन है, 2। लार्जेस्ट कौन है, 2। तो और या देखा जाए तो ये वाली पोजीशन भी, तो यहां से हम देख सकते हैं कि लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन है, A13 पोजीशन या A31 पोजीशन। तो हम कह सकते हैं वो कितनी है, 2। तो जैसे बताया था हमारे पास फॉर्मूला होगा कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू क्या, 2 aij डिवाइड में aii माइनस ajj। तो कौन सी पोजीशन थी, A13। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2a13 डिवाइड में a11 माइनस a33, जहां पे a13 पोजीशन तो कितनी है, 2, ठीक है, और a11 पोजीशन कितनी है, 1, और 33 पोजीशन भी कितनी है, 1। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इंफिनिटी आ गया। तो यहाँ इंफिनिटी कहाँ होता है, 90 पे, पाई बाय 2 पे, तो टेंजेंट पाई बाय 2, तो टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाय 2। 2 थीटा कितना हो गया, पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 4। अब हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें करना होगा A13 पोजीशन को एनिहिलेट करने के लिए, मींस जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में लेके जाना है। तो हमें क्या करना होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B बनानी होगी। किस प्लेन में, जिस पोजीशन को एनिहिलेट करना था, कौन सी पोजीशन थी, 1 3। तो प्लेन क्या हो गया, 1 3। इस पोजीशन को हमें एनिहिलेट करना, तो क्या हो गया हमारे पास प्लेन 1 3। और अभी बताया था जैसे 1 3 पोजीशन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे होगी, 1 1 3 3, वहां पे कोस थीटा, 1 3 माइनस साइन थीटा, 3 1 साइन थीटा, और पोजीशन पे 0 0, डायगोनल पे 1 बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाय 4। तो देख लेंगे कोस पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2 और साइन पाई बाय 4 पे भी 1 बाय रूट 2, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B। उसके बाद क्या करना था हमें, ट्रांसफॉर्मेशन, एक D1 निकालेंगे। क्या वैल्यू होगी उसकी, B1 इनवर्स A B1, ठीक है, जैसा आर्टिकल में शुरू में बताया था हमने। तो एक D1 निकालेंगे, B1 A B1 इनवर्स। और B1 कैसी मैट्रिक्स है, चेक करना, ऑर्थोगोनल। और अभी बताया था कि ऑर्थोगोनल में उसका इनवर्स कौन होगा, उसी का ट्रांसपोज। तो इसी मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, B1 का इनवर्स आ गया, ठीक है। A मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स थी वो लिख दी हमने, और B1 ये मैट्रिक्स हमने यहां लिख दी। इन तीनों मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी ये मैट्रिक्स। सोल्व आप कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाए इसलिए पहले लिख दिया सोल्व करके। अभी देखो थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे पिछले लेक्चर में बताया गया था, इसकी आइगन वैल्यू और A की आइगन वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसकी आइगन वैल्यू वही हमारी गिवन वाली की आइगन वैल्यू है। तो हम कहां पहुंच गए, गिवन से इस पे पहुंच गए जहां पे हमने A13 पोजीशन और 3 1 पोजीशन को एनिहिलेट करके 0 0 लिया है। अब ये तो पूरा डायगोनल एज तो हुआ नहीं अभी, तो हमारे पास कौन सी पोजीशन रहेगी, ये देखो ये वाली रहती है अभी।
तो हम क्या करेंगे, अगेन पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे रिपीट करेंगे। अब ये एक ही तरह काम कर रहा है हमारे पास। हम इसमें क्या देखेंगे, लार्जेस्ट नोन डायगोनल एलिमेंट वो कौन दिख रहा है मुझे, एक तो 2 है, एक 2 है, 2 है, 0 है, 0 है, ये तो हमने पहले ही 0 बनाया। तो लार्जेस्ट कौन हुआ 2, पोजीशन क्या है 1 2, तो 1 2 2 1 पोजीशन पे कौन है 2। अगेन वही फॉर्मूला टेंजेंट 2 थीटा, क्या 2a ij यानी 2a 1 2 डिवाइड में a 1 1 माइनस a 2 2, 1 1 पोजीशन पे 3, 2 2 पोजीशन पे 3, वैल्यू पुट कर दी, इंफिनिटी आ गया। अगेन थीटा कितना आ जाएगा 5/4। भाई अब कौन सी पोजीशन को हमें एनिलेट करना है, 1 2 पोजीशन को। तो हम जो मैट्रिक्स होगी ऑर्थोगोनल वो भी कौन सी मानेंगे 1 2 प्लेन में। कौन से प्लेन में 1 2 प्लेन में। अगेन हमें पता 1 2 प्लेन में क्या 1 1 पोजीशन पे 2 2 पोजीशन पे कोस थीटा, 1 2 पोजीशन पे माइनस साइन थीटा और 2 1 पोजीशन पे प्लस साइन थीटा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 और डायगोनल एलिमेंट 1 बना ली हमने b2 की वैल्यू रख दी थीटा की वैल्यू रखते हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गई 1 2 पोजीशन पे 1 2 प्लेन में कौन सी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब क्या कहेंगे सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में अगेन क्या d2, ये b2 हमने जो निकाली उसका इनवर्स, और ये जो d1 थी हमारी, ठीक है। पहले a से पहुंचे d1 पे, अब d1 में भी क्या कर रहे हैं, इनको 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये a की तरह बिहेव कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन आ जाएगा d1 और b2। अभी हमें पता है b2 तो कैसी है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, b2 कैसी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स कौन होगा, उसी का क्या ट्रांसपोज होने वाला है। तो उसी का मैंने यहाँ क्या लिख दिया ट्रांसपोज। अब b2 का इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1/√2 माइनस 1/√2 0, रो को किसमें चेंज कर देंगे कॉलम में। और d1 ये हमारे पास थी, d1 लिख दी, b2 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी ये। और अब देखो दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मेरे पास निकल के आ रहे हैं मैट्रिक्स, वो देखा जाए तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है। और जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स। तो आइगन वैल्यू क्या हो गए 5 1 -1। ए से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करके पहुंचे d1 पे, इसके और a के जो डायगोनल आइगन वैल्यू होंगे उसमें कोई फर्क नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। फिर इस d1 से हम पहुंचे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में, अगेन इसके डायगोनल आइगन वैल्यू और d1 के आइगन वैल्यू सेम होने वाले हैं, मतलब a के और d1 के और d2 के आइगन वैल्यू कैसे हैं सेम। तो जो d2 के आइगन वैल्यू आ रहे हैं वही किसके आइगन वैल्यू हो गए हमारे a के। तो हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आ गया 5 1 और -1। उसके बाद आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर क्या होगा, जितने भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यूज की है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बनेगा b। तो b क्या हो गया b1, एक b1 बना था हमारे पास और एक b2, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा b1 की वैल्यू रख दी मैंने और b2 वैल्यू रख दी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। उस मैट्रिक्स के कॉलम के जो कॉलम मैट्रिक्स होगी वो उसके क्या बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, यानी 5 का बन जाएगा 1/2 1/√2 1/2, नेक्स्ट का बन जाएगा a और उससे नेक्स्ट का ये हमारे पास है जैकोबी मेथड। तो इस तरीके से हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम क्या निकाल पाएंगे, सारी आइगन वैल्यू निकाल पाएंगे।